हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा है और आरओ एआरओ परीक्षा है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज का ये हमारा छठवां वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक डिस्कस करेंगे। ये करंट के जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने इस सीरीज में कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस भी चैनल पर पड़े हुए हैं, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी को और स्ट्रांग बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को निम्न में से किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बाजरा वर्ष, कैमलेट्स वर्ष, पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये यूएन ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2023 के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 2023 को बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये जो कैमलेट्स है, ये वर्ष कैमलेट्स वर्ष बनाने का जो उद्देश्य है वो है कैमलेट्स की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना और कैमलेट्स के क्षेत्र में अधिक निवेश, अधिक शोध और क्षमता विकास करना है, ताकि इनका जो है वो उपयोग किया जा सके। ठीक है, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण डेटा है खाद्य और कृषि संगठन F&AO का, जिसके अनुसार ऊंट जो है वो 90 से अधिक देशों में लाखों घरों के जीवन को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये दूध और मांस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा ये फाइबर भी प्रदान कर सकते हैं, तो इनका खाद्य उद्योग में और कपड़ा उद्योग और आश्रय उद्योग में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? प्रेसिवैक, नेसोवैक, मावेला और रेबीवैक्स। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये IIL द्वारा मावेला नाम से एक टीका लॉन्च किया गया है, जो खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से बच्चों की क्या करेगा, रक्षा करने में सहायता करेगा। ये IIL के उदक मंडलम या ऊटी तमिलनाडु में स्थित जो डिवीजन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो टीका है विश्व स्तर पर लगभग 10 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रूबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ये बता रहे हैं कि विश्व स्तर पर करीब 10 लाख से अधिक बच्चे जो हैं वो खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का नाम है? आशा, जीतू, धाकड़ और उज्ज्वला। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से इनका शुभंकर जो था वो उज्ज्वला है। और ये उज्ज्वला क्या है, एक गौरैया जो दिल्ली में विशेषता पाई जाती थी, और इसको दिल्ली में ही, नई दिल्ली में ही लॉन्च किया गया है। इसमें जो पैरा गेम्स में स्पर्धाएं शामिल थी, कॉम्पिटिशन थे, पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। ये इतने खेल इसमें जो है वो शामिल किए गए थे। और प्रतियोगिता के अंत में इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कुल 40 स्वर्ण पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा है, 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है, 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पर यूपी का डेटा हमने हाईलाइट किया है, बिकॉज ये परीक्षाएं जो है वो पीसीएस और आरओ की परीक्षा है, तो उत्तर प्रदेश से विशेष जो संबंधित डेटा है उसको, या वैसे क्वेश्चन है उसको हमने स्पेशली हाईलाइट किया है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही सिल्क यारी सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर और 4.8 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो सिल्क यारी टनल है इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ये है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले वर्ष करीब 41 जो निर्माण श्रमिक हैं वो इस टनल में फंस गए थे लैंडस्लाइड की वजह से, और इनको 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद क्या किया, सुरंग से सुरक्षित वापस निकाला गया है। ठीक है, रेड माइनर्स की सफलता की जो है वो प्रयासों से इनको, अंतिम प्रयासों से इनको बाहर निकाला जा सकता है। ये जो सिल्कियारी सुरंग है ये उत्तराखंड में सिल्कियारा बैंड बारकोट सुरंग 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। और ये सुरंग जो है वो 4.5 किलोमीटर की है, जो धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का 8वां अजूबा बना अंकोरवाट मंदिर कहां स्थित? 7 वंडर्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, ये 8वां वंडर जो है वो अंकोरवाट मंदिर को बताया गया है, तो आपको बताना है कहां स्थित है। कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये अंकोरवाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के
सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है और ये कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप में स्थित है। इनका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था और ये जो मंदिर है ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित थे, लेकिन अब ये बाद में क्या कर रहे हैं, बौद्ध मंदिर में तब्दील हो गए हैं। और आप जब इस मंदिर की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर जो नक्काशी है उस नक्काशी से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इन मंदिरों का हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कैसे ट्रांजिशन हुआ है। इनमें बौद्ध और हिंदू दोनों की पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी, अब्दुल्लाही मिरे, एलिजाबेथ मोरेनो बारको और अब्दुल्ला हबीब। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अब्दुल्लाही मिरे हैं। इनको यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित पुरस्कार नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो मिरे हैं ये एक जर्नलिस्ट या पत्रकार हैं और सोमालिया के ये पूर्व शरणार्थी या रेफ्यूजी हैं और इनको ये पुरस्कार दिया है क्योंकि इन्होंने केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर, जो शरणार्थी शिविर है कहाँ है, दादाब शरणार्थी शिविर, इन शिविरों में बच्चों के हाथों में 1 लाख से अधिक किताबें देने के लिए पुरस्कार मिला है। इन्होंने बच्चों की शिक्षा को क्या है, वैसे शरणार्थी शिविरों में जारी रखने के प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और वाराणसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो आईआईटी रुड़की का परिसर है, ठीक है, जो सहारनपुर में है आईआईटी रुड़की का परिसर, उस परिसर में ये केंद्र बनाया जा रहा है। और ये केंद्र का जो मुख्य कार्य होगा ये 5G संचार सुविधाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G सेवाएं लॉन्च करने पर शोध करना जो है इस परिसर का जो है वो मुख्य कार्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य दूर संचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार या उसको फैलाना है। अगला क्वेश्चन, यूएनएफसीसी पार्टियों के सम्मेलन कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक 30 नवंबर को कहां आयोजित की गई? ये 30 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी। नई दिल्ली, पेरिस, दुबई और टोक्यो। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये बैठक का आयोजन जो है COP 28 का आयोजन 28वीं बैठक का आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है, अगर यूएनएफसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और COP 28 के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर क्या करना है, लगाम लगाना है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, सीमित करना है। और ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस वर्ष जो है वो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन क्या करना है, प्राप्त करना है। और इसके वैसे समुदायों की सहायता करना जो जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जो सबसे जल्दी प्रभावित होंगे, उनकी क्या करना है, सहायता करना है। ये COP 28 के मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन, COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी घोषणा पहली बार कब की गई? ये नुकसान और क्षति फंड की घोषणा पहली बार कब की गई थी? COP 25, 26, 27 और 28। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये COP 27 में नुकसान और क्षति या लॉस एंड डैमेज फंड की पहली बार घोषणा की गई थी। ठीक है, और इस फंड का जो सुझाव दिया था वो पहली बार 1991 में वानुआतु द्वारा दिया गया था। ये फंड जो है वो विकासशील देशों, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पर्यावरण परिवर्तनों को लेकर सुवेद्य है, ठीक है, जो आसानी से प्रभावित हो सकती हैं, उनको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए एक नुकसान और क्षति कोष है। मतलब इस फंड में पैसा डाला जाएगा और इस पैसे से वो गतिविधियां की जाएंगी जो विकासशील देशों को क्या करें, पर्यावरणीय प्रभावों से लड़ने में सहायता करें। और इसकी जो प्रारंभिक फंडिंग है उसमें $475 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई ने $100 मिलियन, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन और अमेरिका ने $17.5 मिलियन, जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए,
ये बेंगलोर में जो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको प्रिक्स वर्सेस द्वारा दुनिया के सबसे हवाई अड्डों के रूप में मान्यता दी गई है। और ये केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 या T2 को ये मान्यता दी गई है और ये यूनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। इस तरह की जो मान्यता है वो और किसी भारतीय हवाई अड्डे को नहीं दी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। पंजीकृत या रजिस्टर करने वाला, म्यांमार, वियतनाम, नेपाल और सिंगापुर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कि नेपाल जो है वो समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया, साउथ एशिया का पहला देश बन गया है। अगर बात करें समलैंगिक विवाहों की तो अभी तक केवल 35 देश हैं विश्व में जिन्होंने समलैंगिक विवाहों को वैध या लीगल माना है। ठीक है, अगर नवीनतम देश करें तो अंडोरा ने फरवरी 2023 और नेपाल ने जून 2023 में समलैंगिक विवाहों को क्या माना था, वैध माना था, और अब इन्होंने पंजीकरण को भी जो है वो अनुमति दे दी है। ठीक है, अगर बात करें समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाले पहले देश की तो नीदरलैंड ने ऐसा सबसे पहले किया, वर्ष 2001 में किया। और एशिया में अगर बात करें तो नेपाल और नेपाल के अलावा ताइवान और ऐसा देश है जहां पर क्या है, समलैंगिक विवाह वैध है। तो एशिया में केवल 2 कंट्रीज हैं, नेपाल और ताइवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। रोहित शर्मा, पैट कमिंस, विराट कोहली और के विलियमसन। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये विराट कोहली जो है इनको आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आईसीसी ने और भी पुरस्कारों की घोषणा की है जिसमें सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को मिला। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर, इसमें उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, उसके बाद से डेविड शेफर्ड ट्रॉफी। ये कई बार नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि ये किन खेलों में दिए जाते हैं और किसको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेटा इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड वीडियो या क्राइम रिकॉर्ड वीडियो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर है। ठीक है, वुमेन्स के लिए भारत में सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है? मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जो एनसीआरबी के डेटा है उसके अनुसार दिल्ली जो है वो भारत की जो है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगरों की सूची में जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और इसमें क्या है, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। दिल्ली में करीब 1 लाख महिलाओं पर 186.9 अपराध दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एनसीआरबी का एक और डेटा है जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद पहले स्थान पर, तेलंगाना द्वितीय और आंध्र प्रदेश क्या है, तीसरे स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया की 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी, ठीक है, फिलैंथ्रोपी सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 शीर्ष परोपकारियों में भारत से शामिल है। केपी सिंह, नंदन नीलेकर्णी, निखिल कामत और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये तीनों जो है, केपी सिंह जी, नंदन नीलेकर्णी जी और निखिल कामत जी, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 शीर्ष परोपकारियों में क्या है, ये भारत की ओर से शामिल है। कौन सी सूची में? हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में। ये सूची का 17वां संस्करण जारी किया गया था जिसमें इनको नाम दिया गया है। अच्छा, इस सूची में जो कॉर्पोरेट परोपकार है, जिसको सीएसआर बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसके तहत जो दान दिया गया है, उसके तहत जो कार्य किए गए हैं, इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें जिन व्यक्तियों ने अपनी व्यक्तिगत निधि, पर्सनल अपने फंड से जो इन्होंने दान किया है, उस दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है। और ये केपी सिंह जी जो हैं ये डीएलएफ से है, नंदन नीलकेणी जी जो हैं ये इंफोसिस से, और निखिल कामत जो हैं वो जेरोधा से है। ये ब्रोकरेज ऐप है, शेयर मार्केट में अगर आप लोगों को जानकारी हो तो जेरोधा जो है वो काफी बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल की पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली है। गजानन प्रणाली, गजपति प्रणाली, गजराज प्रणाली और गजधर प्रणाली। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये गजराज प्रणाली जो है ये एक एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है
जो क्या करेगा, रेल की पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने का काम करेगा। ये प्रणाली जो है वो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के वन क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा की गई है। ये इस प्रणाली से क्या होगा, जो लोको पायलट है, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनको लोको पायलट बोलते हैं, रेल के इंजन को लोको बोलते हैं, लोको पायलटों को पटरियों पर हाथियों की मौजूदगी के बारे में समय रहते क्या करेगा, सचेत करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर है, ठीक है, स्टेशन मास्टर्स को भी क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पर पटरियों पर हाथी या हाथियों का झुंड निकलने वाला है, ताकि समय रहते जो है उसके उपाय किए जा सके। अगला क्वेश्चन, भारत की 84वीं ग्रांड मास्टर है हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी, वैशाली और कंचन देवी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वैशाली जो है ये भारत की 84वीं ग्रांड मास्टर बन गई है। शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं इनको ग्रांड मास्टर का जो है वो टाइटल मिलता है। इनको जो उपाधि मिली है 2 दिसंबर को बार्सिलोना स्पेन में एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2500 एलो रेटिंग को पार करने के बाद इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया है। ठीक है। और ये वैशाली के साथ साथ इनके जो छोटे भाई हैं आर प्रज्ञानंद, ये भी ग्रैंड मास्टर हैं, और ये दोनों भाई बहन की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये विश्व की पहली जोड़ी है। ठीक है। तो आर प्रज्ञानंद और ये वैशाली दोनों लोग भाई बहन हैं और दोनों ग्रैंड मास्टर हैं, और ये भाई बहन की विश्व की पहली जोड़ी है जो दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर है। और ये वैशाली जो है वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। इसके पहले केनोरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली जो है इनको ग्रैंड मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। वैशाली तीसरा खिताब प्राप्त करने वाली, वो ऐसा खिताब प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और कजाकिस्तान, भारत और फ्रांस, भारत और यूएई, भारत और इंडोनेशिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन नाम है इसका। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और यूएई की थल सेनाओं के बीच में, ठीक है, ये क्या है, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। और ये इस बार जो आयोजन हुआ है ये पहला संस्करण हुआ है, और ये 2 जनवरी 2024 को राजस्थान में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, और अब जो ट्रेंड रहा है एग्जाम में उसमें भारत की तो ठीक ही ठीक है, इसमें ग्लोबल लेवल के एक्सरसाइज भी पूछे जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल की घटनाओं पे भी फोकस किया जा रहा है पीसीएस के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमारा ये एग्जाम आने वाला होगा तो हम आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देंगे जिसमें सारे युद्ध अभ्यासों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पूरे वर्ष के दौरान जो भी युद्ध अभ्यास हुए होंगे उन सबकी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज जो है ये स्कीम जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई है, चलाया जा रहा है। और इसके तहत भारत सरकार सभी गांवों की मैपिंग और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करने का निर्णय लेगा, जिससे क्या होगा कि गांव की जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो गांव की सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, वहां पर क्या स्पेसिफिक है, उन सभी की जानकारी क्या की जाएगी, रिस्टोर की जाएगी। और ये जानकारी जो आगंतुक है, टूरिस्ट है, उनके लिए क्या करी जाएगी, ये उपलब्ध की जाएगी, ताकि उनको क्या है, गांव की, भारत की जो एनरिच्ड विरासत है उसके बारे में जानकारी मिल सके और वो उसको क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इसके तहत जो है वो जानकारी 7 श्रेणियों के तहत एकत्र की जाएगी, जिसमें कला और शिल्प गांव, जिन गांवों का कला और शिल्प में विशेष योगदान है, वैश्विक जो इनका जो हेरिटेज से इनका जो जुड़ाव है, उसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख गांव, ये इस तरह की 7 कैटेगरी जो है वो इसमें दी गई है। आप ये डेटा अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम है हमारा step_2_success, और व्हाट्सएप जो है नंबर दिया हुआ है, इन नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड या और भी जो भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस के आप कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में भी हमसे ले सकते हैं। तो आप इसके लिए हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा प्रस्तुत सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है? बार्ड, जेमिनी, क्रोपेन और न्यूरो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये गूगल ने जो अपना सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल लॉन्च किया है उसका नाम इन्होंने जेमिनाई रखा है। और ये जेमिनाई क्या है, 3 संस्करणों में आता है, प्रो, अल्ट्रा और
नैनो, जिसमें अल्ट्रा जो है वो इसकी सबसे बड़ी सबसे सक्षम श्रेणी है, ठीक है, जबकि नैनो का उपयोग विशिष्ट कार्यों और मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये जेमिनी, इसके अलावा जो ऑप्शंस में तीन और नाम लिखे हैं ये तीनों भी एआई मॉडल हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ष बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो किस कंपनी ने, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एआई मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद से गूगल ने भी दे दिया है, ठीक, और भी जो है अपने एआई मॉडल दिए हैं, तो एटलीस्ट आपको सबके नामों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। चरकुला, लावनी, गरबा और घूमर, ये चारों जो है वो नृत्य के प्रारूप में भारत में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, गुजरात में जो गरबा आयोजित किया जाता है, ठीक है, उस गरबे को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है और ये इन्होंने निर्णय 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच कसाने बोत्सवाना में जो इनकी अंतर सरकारी समिति की बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है, उस बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। और ये गरबा नृत्य जो है वो इस सूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय विरासत है। इंडियन जो कल्चरल हेरिटेज है वो ये 15वीं विरासत है। अगर इस सूची की बात करें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की बात करें, तो ये वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी और ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट जो इसी वर्ष यूपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी उसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। ये तब हमने जो हमारा करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है, उस सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऐसे पास के बहुत सारे पेपर रहे हैं जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज में, वो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इवन आरओ की जो परीक्षा पहले जो हो चुकी है उन परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनको जरूर देखें। ये सारे जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इनको आयोग का जो पैटर्न रहा है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, उस पैटर्न के बेसिस पे इनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र है ये भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है और ये क्या करेगा, एथलीट जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे चोट प्रबंधन, जो चोट आती है उनका मैनेजमेंट, पुनर्वासन, पुनर्प्राप्ति या रिकवरी, प्रदर्शन को बढ़ावा देने में भी, बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये एक सिंगल जो स्टॉप सॉल्यूशन होता है उस तरह से ये जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके केंद्र को बायोमैकेनिस्ट, खेल वैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यायाम फिजियोलॉजिस्ट, शक्ति और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, जो स्ट्रेंथ होती है, कंडीशनिंग होती है, स्टेमिना होता है, हर तरह की जो खिलाड़ियों की जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या होगी, विशेषज्ञों की टीम होगी। उस टीम द्वारा इनको सुविधा दी जाएगी और इसका उद्देश्य जो है ये है कि भारत जो है वो खेलों में, वैश्विक स्तर पर जो है वो खेलों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करे, ठीक है। तो ये सरकार की तरफ से बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और भारत का जो है, आप पिछले वर्ष का खेलों का रिकॉर्ड देखेंगे तो भारत ने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन खेलों में किया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और वियतनाम, बांग्लादेश और वियतनाम, भारत और म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच कहां किया गया? वियतनाम, हनोई में किया गया। और ये जो अभ्यास है इसका आयोजन 2018 से किया जा रहा है और ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एक बार वियतनाम में होता है, एक बार भारत में होता है। तो 2023 में क्या हुआ है, ये वियतनाम में हुआ है, तो अब 2024 में जो होगा ये भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये सारी इसी की डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 10वें, 9वें, 8वें और 7वें। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। जो सीसीपीआई 2024 है इसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है और भारत ने क्या किया है, एक अंक का, पिछली रैंकिंग से अपने एक अंक का सुधार किया है। ये डेटा जो आया है, ये डेटा आया है 8 दिसंबर 2023 को, ठीक है। इसमें डेट है 2024, ईयर जो है वो 2024 है, डेटा आया था 8 दिसंबर 2023 को, जो COP 28 की बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान ये डेटा जारी किया था। इसके अलावा जो ये 2023 का इंडेक्स आया था CCPI
2023 इसमें भारत की रैंकिंग जो थी वो 8वीं थी, तो भारत ने 1 अंक का इसमें सुधार किया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वर्तमान रैंकिंग कितनी है, पिछली रैंकिंग कितनी थी, या पिछली रैंकिंग की तुलना में सुधार हुआ है या गिरावट हुई है। हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और हमने डेटा भी इसी तरह से कंपाइल किया है कि जो भी रेलिवेंट चीजें हैं वो इसमें हो, कोई भी चीज आपको कम ना पड़े, और फालतू का जो डेटा है वो हमने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत क्या है, अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। जबकि बात करें अगर भारत के पड़ोसी चीन की, तो चीन जो है वो इस सूची में 51वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 57वें स्थान पर है। ठीक है, भारत अपने पड़ोसियों में जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इस सूचकांक में। ठीक है, बाकी और डेटा जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर माधव हाड़ा और पुष्पा भारती। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये पुष्पा भारती जी को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। वर्ष 2016 में इन्होंने एक संस्मरण लिखा था जिसका नाम है यादें यादें और यादें। इस संस्मरण के लिए इनको 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगर व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सूचित स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2022 32वें जो है, इनको शिव शंकरी जी तमिल लेखिका हैं, इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 32वां ज्ञान सम्मान जो है वो 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी जी को हिंदी के लेखक हैं और इनकी कृति पागलखाना के लिए दिया गया है। जबकि बिहारी पुरस्कार 32वां जो है 2022 का डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है, इनकी कृति है पचरंग चोल पहल सखीर, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो सॉरी लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इसके अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये जो जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 या क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स QLI 2023 में भारत की ओर से हैदराबाद ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जबकि वैश्विक लेवल पर अगर बात करें तो हैदराबाद को 153वां स्थान मिला है, जबकि पुणे को जो है वो 154वां स्थान मिला है। मतलब हैदराबाद से 1 अंक ये नीचे है। तो भारत में शीर्ष जो हो गया वो हैदराबाद हो गया और आपका पुणे जो हो गया वो भारत में सेकंड हो गया। ठीक है, जबकि वैश्विक स्तर पर बात करें तो शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रिया का शहर वियना है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और तीसरे स्थान पर कनाडा का वैंकूवर जो है वो शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स का। जैसे हमने बताया कि युद्ध अभ्यासों का एक आपको अलग से वीडियो देंगे, वैसे ही जो भी इंडेक्स हैं उन इंडेक्स के बारे में भी अलग से आपको हम या तो एक PDF प्रोवाइड करेंगे या तो एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसके लिए हम लोग टेलीग्राम के थ्रू इसका जो नेम है step_2_success और व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके माध्यम से हमसे जुड़े रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि ये PCS RO ARO परीक्षा के लिए जो भी नया कंटेंट आना है वो आपको टाइमली मिलता रहे, आप उसकी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो आज इतना ही, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए